क्या आप लोगों को पता है कि आजकल कुछ सर्कमस्टांसेस में नो की जगह यस का यूज किया जाने लगा है? सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये सच है। ये वही यस है जो हर इंसान कभी ना कभी बोलता ही है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि जब ये कैजुअल यस बोला जाता है तो इसकी मीनिंग यस नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट ही होती है। इसलिए लेखक ने यस को फाइनल आंसर समझने की गलती ना करने की सलाह दी है, क्योंकि आप जैसे समझदार लोग क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैजुअल यस का यूज करते हैं और इस तरह आपकी प्रॉब्लम्स टेम्परेरी बेसिस पर सॉल्व भी हो जाती हैं। साथ ही आपको सोचने के लिए कुछ टाइम मिल जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप परमानेंट सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं या फिर प्रॉब्लम्स के सामने स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे जो लोग सभी टाइप की यस को रियल आंसर समझ लेते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि कैजुअल यस के पीछे की रियलिटी कुछ और ही होती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये समझने के लिए चलते हैं रामलाल जी के घर। इवनिंग में झूले पर बैठकर अखबार पढ़ना रामलाल का डेली रूटीन था और फिर जब तक उनका ग्रैंडसन रोनित घर नहीं आ जाता था तब तक वो खाना भी नहीं खाते थे, क्योंकि उनको रोनित के साथ बैठकर खाना अच्छा लगता था। लेकिन आज रामलाल को पार्क में बैठे हुए रात के 10 बज गए और रोनित अभी तक घर वापस नहीं आया था। रामलाल को टेंशन होने लगी, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन रोनित के मॉम डैड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। रामलाल जी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। कहीं रोनित को कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो जल्दी से झूले से खड़े होकर रूम की तरफ जाने लगे। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई कि बड़े साहब, छोटे मालिक। इतना सुनते ही रामलाल ये कहते हुए कि क्या हुआ छोटे मालिक को, तेजी से भागते हुए मेन गेट पर आए। वहां उन्होंने देखा कि रोनित हैप्पी बर्थडे दादाजी कहते हुए उनके गले लग गया और बोला, क्या बात है दादू, आप 80 साल की उम्र में भी भाग लेते हैं। रोनित सिंह आज आपका फैन हो गया। लेकिन रामलाल जी पूरे गुस्से में थे और रोनित से नाराज होकर अंदर चले गए। रोनित उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे गया और बाकी सब लोग पार्क में ही रुक गए। रोनित ने जैसे ही अपने दादू के रूम का डोर खोला तो देखा कि उसके ब्रेव ग्रैंडफादर बहुत जोर से रो रहे हैं। ये सब देखकर रोनित को कुछ समझ नहीं आया और अपने दादू से पूछने लगा कि कहीं आप मेरी वजह से हर्ट तो नहीं हो गए, और फिर धीरे से कान पकड़ के रामलाल जी के आगे बैठ गया। रामलाल जी ने उसे कहा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, मेरी ही किस्मत खराब थी कि मेरे जवान बहू बेटा इस तरह दुनिया से चले गए। इससे पहले रामलाल जी आगे कुछ कहते, उनके ग्रैंडसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो दोनों चले गए और इस नालायक को छोड़ गए। यही बात आपको परेशान कर रही है ना? अरे दादू, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा लड़ाकू हूं, पर इतना भी बुरा नहीं कि आप रोने ही लगे। ये बात सुनकर रामलाल जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले कि बिल्कुल अपनी बुआ पर गया है तू। वो भी ऐसी बातें घुमाकर रोते हुए लोगों को चुप कराती थी, लेकिन अब तो वो आती ही नहीं। 10 साल हो गए, उसने कोई खबर ही नहीं ली। कम से कम मेरे बर्थडे के दिन तो आ ही सकती थी। इस पर रोनित ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि दादू, क्या आपको भी बच्चों की तरह बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन है? ये सुनकर उसके दादाजी बोले, नहीं बेटा, मैं बस तुम लोगों को एक बार जी भर के देखना चाहता हूँ, फिर जिंदगी का क्या भरोसा। रोनित, तुम बात कराओ ना अपनी बुआ से। इस पर रोनित ने अपने दादाजी से कहा कि वो मीटिंग में थी और उन्होंने ही मुझे आपकी फेवरेट स्वीट्स लाने के लिए कहा था, जो टेबल पर आपका इंतजार कर रही है। वैसे बुआ ये भी कह रही थी कि वो जल्दी आपसे मिलने आएंगी। ये सुनकर रामलाल जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो टेबल की तरफ बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंच गए। रामलाल जी बहुत खुश थे, लेकिन रोनित सैड, क्योंकि उसको पता था कि उसने झूठ बोला है। बुआ ने तो साफ कह दिया था कि हमें कॉल करके परेशान मत करो। दादाजी का दिल रखने के लिए रोनित ने कह दिया था, यस शी विल कम। दोस्तों, आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि कैसे रामलाल जी के ग्रैंडसन ने उनको खुश करने के लिए झूठी यस का सहारा लिया, और जिस यस को रामलाल जी रियलिटी समझ रहे थे वो तो एक झूठ था। लेकिन हर इंडस्ट्री में ऐसे कैजुअल यस डेली यूज किए जाते हैं, पर कौन सा यस रियल है और कौन सा फेक, ये समझने के लिए आपको इस समरी को सुनना ही चाहिए, क्योंकि इसमें यस और आज के समय में काम आने वाली बिहेवियर टेक्निक्स बताई गई हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए सुनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड बिहेवियरल टेक्निक्स जो आपकी लाइफ से स्ट्रेस को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होंगी। स्टीव हर्ट्ज द्वारा लिखी किताब डोंट टेक यस फॉर एन आंसर की हिंदी समरी। बात उन दिनों की है जब यक्षा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी
और पूरा ऑफिस उसे ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से जानता था, क्योंकि वो ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ सबकी हेल्प भी करती थी। लेकिन आज जब उसकी पुरानी कलीग सोनाली उससे मिली तो यक्षा ने उसको रिस्पेक्ट दिया और अच्छा खाना भी खिलाया। लेकिन फिर भी सोनाली को कुछ वियर्ड सा लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि यह हंसती मुस्कुराती हुई यक्षा एक इंसान नहीं बल्कि कोई रोबोट है, क्योंकि आज सोनाली को यक्षा के साथ बैठकर पॉजिटिव वाइब्स की जगह बॉसी वाइब्स आ रही थीं। पहले यक्षा सोनाली को एक से बढ़कर एक रिलेशनशिप एडवाइस दिया करती थी, लेकिन आज उसने सोनाली के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर बहुत ही कोल्ड रिप्लाई दिया। सोनाली के मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि यक्षा जो पहले एक हैप्पी गो लकी गर्ल थी आज इतनी सीरियस कैसे हो गई, लेकिन हेजिटेशन के चलते डायरेक्टली बोल नहीं पा रही थी। इससे पहले कि सोनाली घुमा फिराकर उससे कुछ पूछती, यक्षा ने खुद ही पूछ लिया कि क्या बात है सोनाली, तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। यह सुनने के बाद सोनाली ने हिम्मत करके यक्षा से उसके बदले हुए एटीट्यूड का रीजन पूछा। इस पर यक्षा हंसने लगी और बोली कि यह एटीट्यूड एक्स कंपनी की ही देन है कि आज मैं बस बिजनेस की लैंग्वेज ही समझती हूँ। इंसान को प्रोफेशनल और सेल्फिश दोनों ही होना पड़ता है, वरना यह दुनिया उसे लूट लेती है। सोनाली, तुम तो जानती ही हो कि मैंने उस कंपनी के लिए दिन रात कितनी मेहनत की और इंक्रीमेंट के नाम पर उन्होंने मुझे कभी कुछ खास नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर भी दिल से काम किया। और हद तो तब हो गई जब उस दिन क्लाइंट के अप्रिसिएशन के बाद भी प्रोजेक्ट हेड ने मुझसे पूछा कि ये प्रोजेक्ट ठीक था लेकिन नेक्स्ट टाइम और बेटर करना। अरे बेटर था तभी तो अप्रूव हुआ ना यार, मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड था, लेकिन इनका नेक्स्ट टाइम और बेटर करना खत्म ही नहीं होता। और इतना ही नहीं, मैं जब भी प्रमोशन या हाई की बात करती थी तो हर साल एचआर मुझे ये कहकर टाल देती कि सैलरी नेक्स्ट ईयर बढ़ा देंगे। अभी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो है, लेकिन कल के आए लड़के को डायरेक्ट सीनियर पोस्ट पर बिठा दिया जबकि उसका एक्सपीरियंस मुझसे भी कम था। यह सुनकर सोनाली ने यक्षा से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि इन सब बातों के लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो? और रही बात प्रोजेक्ट की, तो हो सकता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तुम्हारा प्रोजेक्ट बेस्ट हो, लेकिन हर क्लाइंट को वही प्रोजेक्ट पसंद आए ये जरूरी तो नहीं। इसलिए प्रोजेक्ट हेड ने और बेटर करने को बोला, क्योंकि उनको तुम पर और तुम्हारी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। यक्षा को गुस्सा आया, लेकिन सोनाली रुकी नहीं और आगे कहती है कि प्रॉब्लम ये थी कि तुमने लोगों की यस को एक्चुअल आंसर मान लिया और उन पर आंख बंद करके भरोसा किया। यक्षा, कौन एम्प्लॉयर ये कहता है कि हाइक नहीं देंगे? सारे एचआरस यही कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर दे देंगे, क्योंकि बिजनेस में इसको ही प्रोफेशनल बिहेवियर माना जाता है। ओके फाइन, पर तू मुझे ये बता कि क्या सारे प्रोजेक्ट्स बिना टैलेंट के अप्रूव हो सकते हैं? और मेरी ज्वाइनिंग के बाद कंपनी को काफी बेनिफिट भी हुआ था, लेकिन मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया, यक्षा ने सैड फेस बनाते हुए कहा। यक्षा की ऐसी बातें सुनकर सोनाली ने उसे एक प्रैक्टिकल रिप्लाई दिया। उसने यक्षा से कहा कि स्मार्ट एम्प्लॉइज की ड्यूटी होती है कि कैजुअल यस के पीछे की रियलिटी को समझे और कंपनी स्विच कर ले, जो तुमने ऑलरेडी कर लिया है। लेट से ही सही, पर तुम्हें अपना वर्ड समझ तो आया। ये सब सुनकर यक्षा बोली कि जब सब एम्प्लॉयर्स एक जैसे हैं तो इस झूठे यस को कैसे पहचाने? इस पर सोनाली ने कहा कि सिंपल है, अगर मार्केट रेट से कम सैलरी मिल रही है और काम कंप्लीट करने के बाद भी आप पर हर टाइम काम का प्रेशर रहता है, तो समझ लो कि आपकी कंपनी आपसे फेक प्रॉमिसेस कर रही है और यहाँ बोले गए ज्यादातर यस कैजुअल ही होंगे। इसलिए राइटर स्टीव हर्ट्ज ने सभी टाइप की यस को एक्चुअल आंसर समझकर डिसीजन लेने के लिए मना किया है, और साथ ही एक ऐसे आदमी गस का एग्जाम्पल भी दिया है जो लीड एंकर गिग बनने और प्रमोशन पाने के लिए हर साल ट्राई करता है, लेकिन उसे प्रमोशन की जगह एक ट्रॉफी ही थमा दी जाती है। दूसरी तरफ गस के फ्रेंड एमिलियो को उसकी कंपनी ने एक बेहतरीन पोस्ट दी है, क्योंकि उसने कभी स्विच नहीं किया, लेकिन कंपनी ज्वाइन करने से पहले बहुत जॉब्स को रिजेक्ट किया और सोच समझकर ऑफर लेटर को एक्सेप्ट किया। इस बात को लेकर गस सैड है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि ट्रॉफी दी जा रही है पर प्रमोशन नहीं? क्या एम्प्लॉयर्स एक टैलेंटेड इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? अगर उसमें कमी है तो फिर उसके काम को अप्रूवल क्यों मिलता है? आखिर बात क्या है? ये सब आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा, और इन सारे सवालों का एक जवाब है कि ट्रॉफी पा लेने से ये प्रूव नहीं होता कि एम्प्लॉय ने द बेस्ट काम किया है। क्या पता उससे कुछ मिस्टेक्स रिपीट हो रही हूं और एम्प्लॉयर ने ये सोचकर ट्रॉफी दे दी हो कि पुराना एम्प्लॉय है, मिस्टेक्स तो खुद ही इंप्रूव कर लेगा। लेकिन अगर इसका कॉन्फिडेंस कम हो गया या मोरल डाउन हो गया तो फिर काम कौन करेगा? क्योंकि इंडस्ट्री तो एवरेज स्किल्स रखने वाले लोगों से भी चलती है।
उनकी भी जरूरत पड़ती ही है। ये बात अलग है कि प्रमोशन स्मार्ट ब्रेन्स को ही मिलता है। मतलब ये कि अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट को बेस्ट नहीं बनाता, क्योंकि काम तो एवरेज एम्प्लॉइज भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। सभी थोड़ी ना एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट हेड बनना है या जल्दी प्रमोशन पाना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि राइटर के अकॉर्डिंग 85% सक्सेस आपकी पर्सनैलिटी पर ही डिपेंड करती है और 15% सक्सेस टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और नॉलेज से आती है। यहां अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब ब्रांड या अमीरी से नहीं है, बल्कि फोकस से है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, आपको पूरी नॉलेज है, लेकिन प्रेजेंटेशन देते समय आप पान खाकर आ गए। अब जैसे ही आप मुंह खोलेंगे, लोगों का ध्यान प्रेजेंटेशन पर नहीं बल्कि आप पर जाएगा और आपका प्रेजेंटेशन के बीच में बार बार पान चबाना कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोगों के फोकस को डिस्टर्ब कर देगा और इससे कंपनी को यह नुकसान होगा कि इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आने के बाद प्रोजेक्ट में कमी निकालकर उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी ये तो कहने से रहा कि उनका फोकस पान की वजह से डिस्टर्ब हुआ और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इससे कंपनी की रेपुटेशन के साथ साथ आपकी पोजीशन भी हार्म हो सकती है। लोग कहेंगे कि एम्प्लॉइज को बेसिक सेंस ही नहीं है। इसलिए नॉलेज से पहले पर्सनैलिटी मैटर करती है और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक कर लेंगे तो आपको प्रमोशन मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद ही मिल जाएगा। बनावटी यस प्रोफेशनल वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि घर और दोस्ती में भी होते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स का शादी के लिए पूछना और आपका उनको मना करना, लेकिन फिर भी वो लोग आपकी बात नहीं मानते। कुछ महीनों के लिए कह देते हैं कि ओके यस वी एग्री, पर लड़की ढूंढने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। मतलब ये कि हम ज्यादातर कैजुअल यस को एक्चुअल यस समझने की गलती कर देते हैं और फिर रियल मिस्टेक को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, जिससे प्रमोशन और लाइफ दोनों ही रुक जाते हैं। इलेक्शन में नेता खूब बातें बनाते हैं कि विलेजेस में स्कूल हॉस्पिटल बनवा देंगे, लेकिन बाद में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना तो दूर, उस विलेज में आते ही नहीं है। अगर उनकी हर बात पर भरोसा कर भी लिया जाए तो इलेक्शन के बाद लोगों के हार्ट्स फेल हो जाते। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस काम भी करते हैं, क्योंकि उनको आने वाले इलेक्शंस में भी वोट मांगनी होती है। ये सब कैजुअल यस से रिलेटेड बातें हैं। इस बात को और सिंपल करने के लिए हम कुछ इंडियन कपल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को आई लव यू कहते रहते हैं और चीट भी करते हैं या चुपके से किसी और से शादी ही कर लेते हैं। तो जो पार्टनर उनके बनावटी झूठ पर भरोसा कर लेता है उसकी लाइफ तो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाती है। हो सकता है कि सामने वाले ने किसी प्रेशर में आपको एक्सेप्ट किया हो, क्या पता उसको आपके पैसे और प्रॉपर्टी का लालच हो। इसलिए यस को रियल आंसर नहीं समझना चाहिए। क्या आपने कभी एक अब्यूजिव हस्बैंड या फिर फ्रेंड को देखा है जो बात बात पर हाथ उठाने लगता है और गाली देने लगता है, चाहे वो बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान को अपने हाथों को कंट्रोल में रखना नहीं आता, क्योंकि उसे शुरू से ही इन चीजों के लिए रोका नहीं गया। या फिर हो सकता है कि उनके मॉम डैड भी काफी अब्यूजिव नेचर के हों, क्योंकि जो बच्चे अब्यूजिव एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं वो बड़े होकर कावर्ड या अब्यूजिव बन जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इन सब का ग्रेड इन्फ्लेशन ऑफ लाइफ से क्या रिलेशन है? एक्चुअली बात यह है कि जब इंसान को छोटी गलती के लिए नहीं रोका जाता तो चांसेस हैं कि ऐसा बच्चा एक दिन बड़ी गलती भी करेगा, और जो बच्चा बचपन से मारपीट देख रहा है उसको लगेगा कि यह आम बात है और बड़ा होकर उसे अपने पार्टनर के साथ ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक इसी तरह अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाने वाले बच्चों को सेम गिफ्ट या ट्रॉफी देगा तो थर्ड पोजीशन वाले बच्चे को लगेगा कि उसमें कोई कमी नहीं है और वो भी फर्स्ट पोजीशन वाले की तरह द बेस्ट है, तभी स्कूल ने सेम ट्रॉफी दी है। इन शॉर्ट, स्कूल्स से डोनेशन के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में आने वाले ज्यादातर बच्चे इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, पर बात यह है कि अगर बिना मेहनत किए सब कुछ मिल रहा हो तो फिर इंसान मेहनत क्यों करे। अगर डायरेक्ट और शॉर्ट में बोला जाए तो ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन यानी किसी बच्चे को उसकी स्किल से बढ़कर मार्क्स देना सही नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि स्किल से बढ़कर मार्क्स आते ही कहां हैं, तो एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आपने बहुत मेहनत की है और आपने बोर्ड एग्जाम में 99% अचीव किया, और जो लड़का आपके साथ पढ़ता है उसकी परसेंटेज 91% है, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आप दोनों को A+ ही मिलेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि ऐसा इसलिए किया गया था
जिससे बच्चों में इनइक्वालिटी की फीलिंग्स ना आए। बट इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि 91% लाने वाले बच्चे अपने आप को 99% स्कोर अचीव करने वालों के इक्वल समझने लगे और उनको अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव करने का चांस ही नहीं मिलता, जिससे वो आगे जाकर हाई एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं और उनको पूरी ना होने पर हर्ट भी होते हैं। इसी सिचुएशन को लेकर मंटो द्वारा लिखी गई एक बात याद आ गई कि जो चीज जैसी है उसे वैसी ही क्यों ना दिखाई जाए। कितना अच्छा हो अगर ट्रॉफी कल्चर को छोड़ ऑफिस में कंपटीशन कल्चर को जगह मिलने लगे। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि कुछ एम्प्लॉइज प्रमोशन के लायक काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे एम्प्लॉइज के लिए एक क्रिएटिव कंपटीशन रख दिया जाए। इससे उनको काम के लिए अप्रिसिएशन भी मिल जाएगा और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। ऐसा करने के लिए एम्प्लॉयर साल या 6 महीने में कोई भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रख सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वही एम्प्लॉइज इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें जिनको प्रमोशन नहीं मिल सकता। ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन का वर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एक ऐसा बच्चा जिसके एक्चुअल मार्क्स सी ग्रेड से 1% ज्यादा हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता क्योंकि कागजों में उसका ग्रेड बी है। इसलिए शुरू में ग्रेडिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया गया था। पर ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन का कनेक्शन केवल ग्रेडिंग सिस्टम से नहीं है, इसका इफेक्ट बिजनेस इंडस्ट्री पर भी पड़ता है। आप खुद ही सोचिए, क्या फेसबुक पर दिखने वाला हर पोस्ट या न्यूज सही होती है? क्या इंस्टाग्राम पर डाली हुई पिक और रियल इंसान में कोई डिफरेंस नहीं होता? बिल्कुल होता है। और यही डिफरेंस हमें सिखाता है कि पर्दे के पीछे की स्टोरी कुछ और ही है। आपको हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सेम यही डिफरेंस होता है अवार्ड्स मिलने और प्रमोशन ना मिलने में। जैसे एजेंडा चलाने के लिए न्यूज तो दिखानी ही पड़ती है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई खबर नहीं होती, और जब उस न्यूज की जांच होती है तो रियल न्यूज कुछ और ही होती है। अवार्ड्स तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मिल जाते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सारे अवार्ड्स बिना सेटिंग के मिले हों, या फिर जिन एक्ट्रेसेस को अवार्ड्स नहीं मिले वो टैलेंटेड नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो राइटर कहना चाहते हैं कि इंसान को अवार्ड्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए स्किल्स गेन करनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में वो अपनी मिस्टेक्स को समझने के लायक बन सकें। और ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन से फैली नेगेटिविटी को कम करने के लिए बच्चों और एम्प्लॉइज को असेसमेंट टेस्ट देने के लिए रेडी करना चाहिए, जिससे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और जब तक बच्चों के ग्रेड इम्प्रूव ना हो जाएं, उनको रीटेस्ट देना चाहिए, क्योंकि राइटर के अकॉर्डिंग इस ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन के कारण लाखों अनक्वालिफाइड बच्चे हर साल कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनको ये भी नहीं पता चलता कि असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं या प्रोजेक्ट्स में क्या क्या लिखना है। अब ऐसे में पेरेंट्स की मनी भी वेस्ट होती है और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि मार्क्स कम होने का रियल कॉस्ट उनको पता ही नहीं लगता। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उन बच्चों को समर टर्म दिलवाकर मार्क्स इंक्रीज कर देती हैं। इसलिए 12th क्लास के बेसिस पर बनी कट ऑफ सिस्टम से बेहतर एंट्रेंस एग्जाम्स को बताया जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे का लॉजिकल ब्रेन और मेहनत दोनों का एनालिसिस हो जाता है। इसलिए आपको जब भी लगे कि आप ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन को अपना रहे हैं, तो खुद को सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देकर इम्प्रूव करें और अपने बच्चों की प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करें, क्योंकि सिलेबस रटकर एग्जाम्स पास किए जा सकते हैं, इंटरव्यूज नहीं। ऐसा नहीं है कि ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन मार्क्स पर ही फोकस करता है। इसका दूसरा कनेक्शन रीचेकिंग ऑफ फैक्ट्स से भी है, क्योंकि एवरेज मार्क्स लाने वाले भी जिंदगी में आगे चलकर टॉप पोजीशन पर जा सकते हैं, लेकिन जिस इंसान की फाउंडेशन ही कमजोर हो उसका जल्दी आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए उस इंसान को कुछ नया सीखने से पहले बेसिक्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिन लोगों को कंप्यूटर ही चलाना नहीं आएगा वो एक्सेल को कैसे सीख लेंगे? टाइम तो लगेगा ही ना, और तब तक मार्केट की डिमांड्स बदल जाएंगी, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहता है कि बस एक्सेल सीख लो, फिर तो 50,000 पर महीने तो मिल ही जाएंगे, तो उसकी बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयर्स एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लेते समय एटीट्यूड और पर्सनालिटी को भी चेक करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके रियल फ्रेंड्स और पेरेंट्स को छोड़कर कोई भी इंसान आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप सच में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा, और आपको बुरा लगेगा तो उनका प्रमोशन खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि आप ठहरे सीईओ। लेकिन अगर यही बात आप एक अलग टोन में कहेंगे तो शायद सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप भी झूठ बोलने से बच जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलकर आप जिंदगी के बिटर सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे और खुद को प्रॉब्लम में डाल लेंगे।
किसी भी पेड़ की ग्रोथ के लिए उसकी रूट्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रांग रूट्स के पेड़ कभी भी टूटकर गिर जाएगा। ठीक इसी तरह किसी बच्चे के मेंटल और एकेडमिक्स डेवलपमेंट के लिए उसको अपने ग्रेड और स्टेटस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आगे चलकर बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ही इज नॉट द टॉपर बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और ये जानने के बाद बच्चा अपनी मिस्टेक सही करेगा और आगे चलकर काफी सक्सेसफुल भी बन सकता है। क्या आपको कभी ये फील हुआ है कि आपकी हर बात लोगों को बुरी लग रही है, या फिर आप खुद इतनी ईगो में रहते हैं कि सामने वाले इंसान की हर बात में कमी निकालते रहते हैं और यही कारण है कि आजकल आपकी किसी से नहीं बन रही है? अगर आपकी लाइफ में सच में कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ये लेसन आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स की हेल्प से ईगो और डिफरेंसेस को साइड में रखकर आगे बढ़ें और जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करें। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अच्छी इंटेंशन से किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स बताना ही उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। आपने देखा ही होगा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि ओवर स्पीडिंग से गाड़ी चलाना गलत क्यों है, इसके क्या नुकसान है, वो बच्चे एक्सीडेंट केसेस में कम ही इन्वॉल्व होते हैं। नहीं तो आपने देखा ही होगा कि कैसे ड्रग लेकर टीनेजर्स गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए ले जाते हैं। इसलिए वाइज लोग किसी को सुधारने के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सहारा लेते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ने राघव की पर्सनल और सोशल दोनों लाइफ बदल के रख दी, ठीक वैसे ही ये आपकी लाइफ भी बदल सकता है और आपके रूड बिहेवियर को एलिमिनेट करके आपको किसी भी टाइप की सोशल गैदरिंग्स में इंसल्टेड होने से बचा सकता है। मतलब ये कि राघव ने रोहित द्वारा दिए गए डायरेक्ट और ऑनेस्ट फीडबैक को एक्सेप्ट किया और कुछ ही महीनों में ये सीख लिया कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है, जिससे आजकल उसे बीच कन्वर्सेशन में अपनी बातों की वजह से ऑकवर्ड फील नहीं होता। इसी तरह आप भी अपनी ईगो को साइड में रख सकते हैं और उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना ही होगा और लोगों के नेगेटिव फीडबैक्स को भी पॉजिटिवली लेना होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको लोगों को समझना होगा, उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना होगा और फिर इमोशन से नहीं बल्कि एक जज बनकर अपने एक्शंस और लोगों के द्वारा दिए गए फीडबैक्स को मैच करके देखना होगा। और अगर दोनों चीजें मैच हो रही हैं तो आप खुद को बदलने का ट्राई करें। आप खुद ही सोचिए, अगर राघव सुनैना को बूट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं के बजाय ये कह देता कि बूट्स अच्छे तो बहुत हैं लेकिन इस ड्रेस पर मैच नहीं हो रहे, तो शायद सुनैना को बुरा ना लगता। और इसको ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। इससे लोगों की ईगो भी हर्ट नहीं होती है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोग शुगर कोटेड वर्ड्स का यूज करके अपने कलीग्स या दोस्तों के बारे में अफवाह फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का यूज कर रहे हैं। हाउएवर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का कनेक्शन मीनिंगफुल पर्पस के साथ किसी को फीडबैक देने से है। फैंसी वर्ड्स यूज करके टॉन्ट्स मारने को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कहते हैं। और अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप उसको बीफिटिंग रिप्लाई दें। अब ऐसा भी ना करना कि सामने वाले के गाल पे जाके थप्पड़ ही जड़ दो, क्योंकि ये असॉल्ट हो जाएगा। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ इंसान थप्पड़ ही डिजर्व करते हैं, वर्ड्स का उन पर कोई असर ही नहीं होता। एक बहुत फेमस इडियम है जो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन सवाल ये है, क्या आप हर इंसान को लात मारेंगे? क्या आप हर इंसान से लड़ते फिरेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए सार्काज्म का यूज करके लोगों को उनकी मिस्टेक्स याद दिलाना सही है। आप सोच रहे होंगे कि सोचते तो हम भी यही हैं, पर इसके लिए शुरुआत कहां से करें? हीटेड आर्गुमेंट्स के टाइम पर गुस्से और ईगो को कैसे कंट्रोल करें? इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और मेडिटेशन से अच्छी प्रैक्टिस क्या हो सकती है? अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप उस इंसिडेंट के बारे में सोचें जो आपको बहुत गुस्सा दिलाता है। अपने दुश्मन के बारे में सोचें। जैसे जैसे आपको गुस्सा आएगा आपका मन करेगा कि आंखें खोलकर उसे गाली दूं, लेकिन आपको आंखें बिल्कुल बंद रखनी है और गहरी सांसें लेनी है। यहां आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। फिर 1 वीक के बाद आपको मेडिटेशन करते समय ये सोचना है कि क्या दुश्मन को गाली देने से आपकी लाइफ बदल गई? क्या उसको मारने से आपका लॉस्ट टाइम या मनी आपको मिल गया? शायद नहीं। अगर आपके मन से ये आवाज आए कि दुश्मन को मार के कोई फायदा नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे अपनी ईगो को साइड कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज आपको तब तक करनी है
जब तक आपका बिहेवियर रियल लाइफ में चेंज नहीं हो जाता है। डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने का सिंपल तरीका ये होगा कि जब भी चार लोग आपस में बात कर रहे हो तो आप उनके थॉट्स को भी सुने, और अगर कोई आपको ये कह दे कि तू चुप रह, तुझे क्या पता, तो आपको चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, आप मुस्कुराकर उनसे ये जरूर पूछना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जवाब अगर नेगेटिव आए तो वहां से उठकर चले जाएं, क्योंकि जो इंसान कुछ भी प्रूव करके ना बता सके और छोटी छोटी बातों में गाली देने लगे, वो बात करने के लायक ही नहीं होते। इसी बात से रिलेटेड गुरु नानक देव जी की एक कहानी है। नानक जी अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बाद में वो किसी छोटे से गांव में ठहरे जहां कुछ लोगों ने उनसे बदतमीजी की और उस गांव से निकल जाने को कहा। ये सब देख नानक जी ने उन गांव वालों को कहा कि आप इसी गांव में खुशी से रहें, और ऐसा कहकर नानक जी दूसरे गांव चले गए जहां पर उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिली। पर जब नानक जी उस गांव से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये गांव स्प्लिट हो जाए और इसमें रहने वाले लोग इंडिया के अलग अलग शहरों में रहने लग जाएं। ऐसी बातें सुनकर उनका एक स्टूडेंट शॉक्ड रह गया और नानक जी से पूछने लगा कि गुरुजी, ये सब क्या है। तब नानक जी ने कहा कि अच्छे लोग गांव से निकलकर पूरे इंडिया में अच्छे काम करेंगे और सारा समाज सही रास्ते पर जाने लगेगा, लेकिन बुरे इंसान अपने गांव तक ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग समाज को गलत काम ही सिखाएंगे। इसलिए आप भी नानक जी की तरह पागल या नालायक इंसानों से बच निकलें, क्योंकि ये लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करें। लेकिन जो लोग आपको सुनने के लिए रेडी हैं बट आप ही गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको अपने गुस्से को शांत करने के लिए पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, और खुद को ऑब्जर्व करने से बेटर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी घर में लड़ाई हो या बहुत गुस्सा आ जाए तो मिरर के सामने खड़े हो जाएं और चिल्लाने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, आप ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मिरर के सामने ही रहना होगा, और मिरर इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आपकी अपर बॉडी की एक्टिविटीज दिखती रहें। ईगोइस्टिक पर्सन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल पुलिस वाले हैं। अगर कोई गरीब या आम आदमी उनको ये बताने लगे कि साहब, कानून के हिसाब से आपको रिपोर्ट लिखनी चाहिए, आप मुझे डांट नहीं सकते, तो पुलिस वाले उसको 4 डंडे लगा के अंदर कर देते हैं कि तू हमें बताएगा। ऐसे लोगों को ही ईगोइस्टिक कहा जाता है, क्योंकि उनको अपने आप पर इतना घमंड होता है कि दूसरों की बातें उनको नजर ही नहीं आती। हालांकि कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में ईगो ही होती है। तभी तो आम आदमी को जस्टिस मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। ईगोइस्टिक लोगों को लगता है कि ये होता कौन है मुझे बताने वाला, और ऐसा नहीं है कि बस पुलिस वाले ही ईगोइस्टिक होते हैं। आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के घर में भी देख लें, कोई एक ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो खुद के ही ओपिनियन को बेस्ट मानेगा और दूसरों को बोलने तक नहीं देगा। जैसे कुछ लोग ईगो हर्ट होने के कारण कह देते हैं कि विमेन को वापस किचन में भेजो। ऐसे लोगों से क्या ही लड़ोगे, उनको बस ये रिप्लाई दो कि विमेन के पास भी वही ब्रेन होता है, लेकिन ये बात वही समझेंगे जिनका सेरिब्रम ठीक काम करता हो। कुछ इस तरह के जवाब ही ईगोइस्टिक पर्सन को देने चाहिए, क्योंकि लड़ना तो कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा और हमें खुद को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए वही जरूरी है। और फिर कुछ सालों में आप पर उंगली उठाने वाले आपकी प्रोग्रेस को देखकर या तो जल जाएंगे या फिर आपको फॉलो करने लगेंगे। इनर पर्सनैलिटी और आउटर बिहेवियर को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेकिन क्या आपको अपने डाउट्स के सही आंसर्स मिले? क्या आप उन आंसर्स से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपनी लाइफ चेंज कर पाए? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपको पता है कि किसी इंसान को डिसीव किए बिना इंफॉर्मेशन को कैसे सीक्रेट रखना है, और मीडिया के सामने वाली लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए अब आप बिना रुके ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी में ही उसकी सक्सेस छिपी होती है। लेकिन अगर आपका जवाब ना में है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगी, और हर टाइम यही सोचने में आपका चला जाता होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम का दी एंड किया जाए, क्योंकि इंटरनल क्लैशेस के चलते आपकी डेली एक्टिविटीज भी अफेक्ट होंगी, और जब डेली एक्टिविटीज ही उल्टी सीधी होंगी तो आपका बिहेवियर नेगेटिव होना नॉर्मल है। कुछ केसेस में यहाँ तक देखा गया है कि लॉस होने के कारण दुकान चलाने वाले या कोई भी बिजनेस करने वाले लोगों का मूड ज्यादातर खराब ही रहता है, और जब ऐसे बिगड़े हुए मूड के साथ एम्प्लॉइज या बिजनेसमैन घर वापस आते हैं तो उनका सारा गुस्सा उस इंसान या चीज पर निकलता है जहां से उसे पलटकर जवाब नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अपने माँ बाप को ब्लेम करना कि लाइफ में कुछ नहीं किया
उन्हें ताने देना कि अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, एक्सेट्रा। और कुछ तो लोग इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि बच्चों को मारना पीटना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये सब सही है? क्या बूढ़े माँ बाप या फिर इनोसेंट बच्चे उस लॉस को पूरा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि दूसरों को अपनी गलतियों के लिए ब्लेम करना सही है? अगर एक 19 साल का लड़का ये बोले कि मुझे घर से प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने गलत काम करने शुरू कर दिए, तो आप बिना कुछ जाने उस बच्चे के पेरेंट्स की बुराइयां करने लगेंगे। लेकिन क्या सच में पेरेंट्स की गलती है? पेरेंट्स की ड्यूटी होती है बच्चों को सही बातें सिखाना, पर जब बच्चा उनकी एक बात ना सुने और अपनी गलती की वजह से कहीं फंस जाए, तो इसमें पेरेंट्स की नहीं बल्कि उस बच्चे की गलती है जो गलत काम करता है, क्योंकि 19 साल के बच्चे को सही और गलत खूब समझ आता है। बट फिर भी हम सबके पेरेंट्स हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं और सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अगर पेरेंट्स इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लॉस आपकी अपनी गलती से हुआ है? बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं। उनको ब्लेम करने के बजाय उनसे डिस्कस करें कि क्या उनके पास लॉस को रिकवर करने के लिए कोई आइडियाज हैं। यू नेवर नो, क्या पता उनका एक छोटा सा और आम सा लगने वाला आइडिया आपकी लाइफ बदल कर रख दे। इसलिए जब भी आप लॉस में चल रहे हो, तो अपने इनर क्लैशेस को कंट्रोल में करें, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको लोगों की बातों में नहीं बल्कि उनकी बातों में छुपे आइडियाज जो आपके काम आ सकते हैं, उन पर ध्यान देना है। आपके मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन आपके आउटर बिहेवियर और पर्सनालिटी में पीस, अथॉरिटी और वार्मथ ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इससे लोग आपको मैच्योर और भरोसा करने लायक इंसान समझेंगे। और बिजनेस हो या स्टडी, आप सक्सेसफुल तभी बनेंगे जब अपने दिमाग को कंट्रोल में आप कर लेंगे, क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे नेगेटिव रोल प्ले करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमें उस हिस्से को ऐसे सिग्नल्स देने हैं जो उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। एग्जाम्पल के लिए संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल सेशंस को ही ले लीजिए। जब आप वहां जाते हैं तो संदीप माहेश्वरी की बातें सुनकर आपका मन करता है कि आज ही IAS बन जाऊं, आज ही नया स्टार्टअप खोल लूं, लेकिन घर आते ही आप सोचते हैं कि थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देख लेता हूं। आप खुद ही सोचिए, अगर सारा टाइम इन चीजों में वेस्ट कर देंगे तो फिर आप अपने बिजनेस या करियर के बारे में कब सोचेंगे? डिसिप्लिन के बिना ना सक्सेस मिलती है और ना ही रिस्पेक्ट। इसलिए आप चाहे जिस फील्ड में भी हो, आपको सक्सेस और रिस्पेक्ट पाने के लिए डिसिप्लिन में तो रहना ही होगा, और डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको काम और कंपोज रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको दीवार पर अपना डेली शेड्यूल चिपकाना होगा और घर जाकर डायरी में ये लिखना होगा कि क्या आज कोई ऐसा काम रह गया जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। साथ ही आपको ये भी लिखना होगा कि वो काम आप क्यों नहीं कर पाए। इससे आपको अपने काम में आई प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इन सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे कि उस प्रॉब्लम का कनेक्शन किस चीज या इंसान से है। क्या आप उस इंसान को अपनी लाइफ से इजीली आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो खुद के एटीट्यूड को बदल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉस रिकवर होने के कोई ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे, तो कोई भी साइड बिजनेस या काम शुरू कर दें, क्योंकि जब आपको पता है कि जिस शिप में आप बैठे हैं वो डूबने ही वाली है, तो क्यों ना दूसरे शिप में बैठा जाए। मतलब ये कि अगर आपको पहले से ही पता है कि आपका बिजनेस बंद होने वाला है, या मान लीजिए आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान करते हैं और कुछ समय बाद लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना ही बंद कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ दूसरी चीजें बेचना भी शुरू कर दें, जैसे बच्चों के टॉयज, मेन या विमेन की डेली यूज करने वाली चीजें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपकी दुकान को बंद नहीं होने देगी और दुकान चलती रहेगी। तो आपके पास नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे और समय की कमी नहीं होगी। आप खुद ही देख लीजिए, अडानी ने बिजनेस की शुरुआत गुड्स बेचने, खरीदने और रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करने के साथ की थी, और आज के टाइम में अडानी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी से लेकर 5G डेटा नेटवर्क के फील्ड में भी आ चुका है, क्योंकि कुछ भी नया करेंगे तभी तो प्रॉफिट डबल होगा। अडानी ही नहीं, सारे बिजनेसमैन यही करते हैं, जैसे कि एलन मस्क, वो पेटीएम में भी शेयर होल्डर हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि इस बात का इंटरनल क्लैश या आउटर बिहेवियर से क्या रिलेशन है, जिसका सिंपल सा जवाब होगा कि जब आप लॉस में जाने लगते हैं तो बहुत सारे इंटरनल क्लैशेस होते हैं। आपको लगता है कि यार डैड सही कहते थे, बिजनेस छोड़कर जॉब ही कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन अब तो आप फंस गए ना। फिर ऐसे सवालों और बातों का क्या फायदा? इसलिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में ना आने दें और प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करें कि अगर ये दुकान बंद हो गई तो कौन सा ऐसा काम है जिससे मंथली इनकम आती रहेगी। अगर आप खुद से ऐसे सवाल करेंगे
तो कोई इंटरनल क्लैश नहीं होंगे और आपका आउटर बिहेवियर भी खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसी सिचुएशन में इंटरनल थॉट्स और प्रॉब्लम्स आउटर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इसलिए आप नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करें और जो हो गया उस बारे में ना सोचें, बल्कि उस चीज के बारे में सोचें जो आपके आने वाले कल को बेहतर बनाएगी। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स और थेरेपी होती हैं, जिनकी हेल्प से आप इंटरनल क्लैशेस को आउटर पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट होने से रोक सकते हैं। क्या आपको पता है कि बिजनेस वर्ल्ड में आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है? चलिए इस ट्रेंड के बारे में आपको और हिंट्स देते हैं और देखते हैं कि क्या आप कैच कर पाते हैं या नहीं। हिंट नंबर 1, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो एम्प्लॉइज में ज्यादा फेमस है। हिंट नंबर 2, इस ट्रेंड को फॉलो करने वाले एम्प्लॉइज को जल्दी ही सैलरी हाइक मिल जाती है। शायद आपने गेस कर ही लिया होगा कि जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं वो है एम्प्लॉइज के द्वारा कंपनी को स्विच करना। लेकिन इस ट्रेंड का फोकस स्विच करने से क्या मतलब है? इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने की बात हो रही है। एंड लकीली आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, पर यह बात यहाँ आकर खत्म नहीं होती। कंपनी स्विच करने और फोकस स्विच करने में एक बात और कॉमन है, और वो है कि कंपनी स्विच करते टाइम इंसान के दिमाग में हाई सैलरी और प्रमोशन चल रहा होता है, लेकिन गोल नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनना या फिर सीएफओ की पोस्ट पर बैठ जाना। ठीक ऐसे ही फोकस स्विच करने वाले लोगों का भी गोल सेम ही रहता है, लेकिन रीजंस बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपका गोल क्या होगा? पब्लिक को मोटिवेट करना, राइट? लेकिन क्या आप स्टेज पर बोलते समय अपना फोकस एक ही इंसान पर रखेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो हर्ष के द्वारा दिए गए बॉडी लैंग्वेज टिप्स का क्या फायदा? क्योंकि ऑडियंस आपकी बातों को सुन भी लेगी तो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी और आप मोटिवेशनल गुरु की जगह मीम मटेरियल बनकर रह जाएंगे। इसलिए फोकस तो आपको स्विच करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम आपके साथ 2 ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जिससे आपको समझ में आ ही जाएगा कि फोकस कैसे स्विच करना है। फर्स्ट स्टोरी एक बिजनेसमैन की है जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था, लेकिन सडनली ऑडियंस में से किसी ने पूछ ही लिया कि आपने करप्शन किया है और लोगों की जान ली है, तभी आज आप इतने सक्सेसफुल हैं। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो यही कहता कि ये सब रूमर्स हैं या आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बिजनेसमैन डिफरेंट नेचर के थे और उन्होंने उस इंसान से पूछा कि क्या आपको लगता है कि करप्शन करने से मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाती हैं? क्या सच में लोगों को मारना इतना आसान है? क्या आईपीसी के सेक्शंस बिजनेसमैन पर अप्लाई नहीं होते? और अगर ये बात सच है कि मैंने मर्डर्स किए हैं, तो फिर इसमें सिस्टम की भी गलती है कि मैं खुलेआम घूम रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता हमें सिस्टम को बदलना चाहिए? क्या आपको लाइफ में कभी करप्शन करके सक्सेस मिली है? क्या आपने कभी करप्शन किया है? उस बिजनेसमैन ने ये सारे सवाल ऑडियंस से पूछे। अब जिन लोगों ने करप्शन किया होगा वो क्यों बोलेंगे, और जिन्होंने करप्शन नहीं किया वो कहेंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इस तरह बिजनेसमैन ने ऑडियंस का फोकस अपनी पर्सनल लाइफ से हटाकर उनकी पर्सनल लाइफ पर स्विच कर दिया। इसे कहते हैं पब्लिक में फोकस स्विच करना। आपको जिन लोगों का भी फोकस स्विच करना हो, उनसे कुछ हटकर सवाल करने शुरू कर दें, जैसे कि स्टोरी में दिए गए बिजनेसमैन ने किया। लेकिन ध्यान रहे कि वो क्वेश्चन सीरियल वाइज होने चाहिए। अगर आप कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन पब्लिक के सामने रख देंगे तो खुद ही फंस जाएंगे और फोकस स्विच की जगह स्टेज ही स्विच करनी पड़ जाएगी। दूसरी स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसके घर में हर दिन पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और ऐसे में वो लड़का अपना मन काम या स्टडी में कैसे लगाए, कैसे लड़ाई से ध्यान हटाकर अपने काम में लगे। इसके लिए सबसे पहले उस लड़के को मोबाइल में वॉइस नोट डालकर रखना है, और जब भी लड़ाई हो तो वॉइस नोट को सुने, और वॉइस नोट में ये बातें डालनी है कि अगर मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो लाइफ टाइम इस लड़ाई को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। फिर आपको उस वॉइस नोट में बोलना है कि अर्जुन ने महाभारत के बैटल में खुद के ग्रैंडफादर पर एरोज चलाए, तो क्या मैं इतना सा पेन बियर नहीं कर सकता? मुझे आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेरे कॉम्पिटिटर्स इस समय पढ़ रहे होंगे या काम कर रहे होंगे। इनमें से जो भी आप करते हैं वही वॉइस नोट में इंक्लूड करें, और फिर विजुअलाइज करें कि आप फेल हो गए, आपके सपने टूट गए,
शायद आप रियलाइज करें कि सपने टूटना मरने के समान है और आप जीना चाहते हैं। इसलिए इस वॉइस नोट को बार बार सुनें और अपनी मेहनत पर लग जाएं। इसके अलावा आप लड़ाई के बीच में जाकर अपने पेरेंट्स से स्टडी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पेरेंट्स के कारण बच्चे क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर वो लड़ाई छोड़ आप पर फोकस करेंगे, क्योंकि उनका फोकस आपकी बातों पर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर है तो आप पहले वाला वे अपनाएं, क्योंकि सीरियस मैटर में आपके बोलने से लड़ाई और बढ़ सकती है। या हो सकता है कि आपसे ही सवाल किया जाने लगे। सिचुएशन कोई भी हो, फोकस स्विच करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको ऑसम टूल किट यानी AWESOME टूल किट की हेल्प लेनी होगी। मतलब अथॉरिटी, वार्मथ और एनर्जी का यूज करना ही पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम्स आपका पीछा छोड़ेंगी। क्या आपको पता है कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने देश के लोगों से ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने की अपील की थी और उसी समय उन्होंने स्पीच देते हुए डू और डाई का स्लोगन भी दिया था। ठीक वैसा ही स्लोगन राइटर हर्स ने आपके लिए लिखा है। वो अपने एक चैप्टर में लिखते हैं कि ग्रो और डाई, जिसका ये मतलब है कि या तो आप अपनी पर्सनैलिटी के नेगेटिव पार्ट्स को बाहर निकाल फेंकें या फिर अपने अनबैलेंस बिहेवियर के साथ रहना सीख लें, जो कि मरने के समान ही है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी और जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं होंगी तो बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे आप? फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे और अपने साथ साथ घर वालों को भी परेशान ही करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली में बड़े हैं तो सब आपकी बात सुनेंगे और खुद को चेंज करने का ट्राई भी करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको चेंज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने कल्चर और सोसाइटी से बिल्कुल हटकर काम करें तभी चेंज माना जाएगा। चेंज होने का मतलब है कि आप अपने बिहेवियर को बदलें, अपनी सोच को बदलें और इस बात पर आराम से बैठकर सोचें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बच्चा समझदार नहीं है। क्या उसने कोई स्टूपिड काम किया है या फिर वो सवाल ज्यादा करता है? अगर सवाल करता है तो आपको खुश होना चाहिए और उसके जिस सवाल का आंसर आपके पास ना हो उस सवाल का गलत आंसर देकर बच्चे का माइंड डाइवर्ट ना करें। इससे बड़ा होकर वो भी ऐसा करने लगेगा जो उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। इंटरनल चेंज लाएं। कुछ नेगेटिव थॉट्स जैसे कि महल जैसा घर बनाएंगे तभी सक्सेसफुल माने जाएंगे, सड़कों पर ड्रिंक करके पड़े रहेंगे, क्लब में पी के नाचेंगे तभी मॉडर्न माने जाएंगे। ये सब बातें अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये लाइफस्टाइल आपको अपने रियल गोल से दूर ले जाता है और इस तरह आप पपेट की तरह अपने उन फ्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं जो कॉलेज के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। आपके वेल्दी फ्रेंड्स का कुछ भी नहीं जाता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उनको कॉपी करने के चक्कर में अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं। इसलिए हर चीज को लिमिट में करें और ये डिसाइड करें कि क्या आप जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप यही करना चाहते थे? अगर इन सवालों का जवाब ना में है तो आपने प्राइमरी सक्सेस को खो दिया है, लेकिन सर्वाइवल के लिए सेकेंडरी सक्सेस बुरी नहीं है। हाउएवर, आपको अब ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐसा आपके बच्चों के साथ ना हो, इसलिए उन्हें बचपन से प्यार से समझाते रहें जिससे वो अपने प्राइमरी गोल्स पर कॉन्फिडेंटली फोकस कर सकें। और इस बात को लिख कर रख लीजिए कि आपके बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे, लेकिन आपको उन्हें भी सुनना होगा और AWE टूल किट को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप बच्चों की एक्टिविटीज को नोटिस करें, उनकी बात सुने और पेरेंट्स मीटिंग्स अटेंड करते समय अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी थोड़ा ठीक कर लें। इससे आपके बच्चे खुश हो जाएंगे और आपके साथ थोड़े ओपन भी होंगे, जो आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए अथॉरिटी और वार्मथ को यूज करना ना भूलें। शायद आपको पता ही होगा कि फ्रीडम की लड़ाई लड़ने के लिए भगत सिंह जी अपने महल जैसे घर को छोड़कर आ गए थे, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल फ्रीडम था और इसको अचीव करना ही उनके लिए सक्सेस थी। इसलिए आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आपके ओपिनियन में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अगर आपके प्राइमरी गोल्स पैसे कमाना है, हाई पोजीशन पर जाना है या फिर बिजनेस करना है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन सब के बिना लोग आजकल रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन आप खुद ही बताइए कि क्या एक इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी के साथ आपको सक्सेस मिल सकती है? क्या कंफ्यूजन में रहने वाले स्टूडेंट्स दूसरों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं? इन सब बातों पर आप डीपली सोचें, क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में हेल्प करेंगे आपकी। और जब आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी तो आप बच्चों को भी समझा पाएंगे।
इसलिए अपने आप से क्वेश्चंस पूछने से ना डरें और सेल्फ असेसमेंट करें। खुद से सवाल करें कि आपकी ऑडियंस या बच्चे आपकी बात का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वो डर के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको पहले अपने आप से और फिर उस इंसान से पूछने होंगे जिसे आप समझाना चाहते हैं। अथॉरिटी आपको लोगों के सामने खड़े होने का कॉन्फिडेंस देती है और इससे लोगों को आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसे इंसान की शैडो नजर आती है जो हार्ड टाइम्स में टफ डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी रखता है। वार्मथ ट्रस्ट डेवलप करती है और एनर्जी टीम में एक साथ मिलकर एक गोल को पूरा करने का कॉन्फिडेंस। इसलिए आप अपनी पिच, पोस्चर्स, वे ऑफ टॉकिंग और माइंड को एनर्जी से फुल रखिए और वो आप तभी कर सकते हैं जब इंटरनल थॉट्स क्लियर हों आपके। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियलिटी ये है कि टॉप पर जाने के बाद वहां बने रहने के लिए बिहेवियर और एटीट्यूड ही मैटर करता है। तो आप सोच लीजिए कि लाइफ से कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर करनी है या नहीं। अगर करनी है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट गुरु स्टीव हर्स की बातों को समझने की कोशिश करें और हमें जरूर बताएं कि स्टीव हर्स की बुक डोंट टेक यस फॉर एन आंसर आपको कैसी लगी। सुने जो मन चाहे।